थैंक यू वेरी मच। हाँ, सौभाग्य असल में मेरा है कि मुझे एक इतने अच्छे ग्रुप में बात करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से लाइट की डायरेक्शन थोड़ी ऑपोजिट है, तो मैं सर आप डायरेक्टली अपना जो फेस है वो लाइट की तरफ कर लेंगे तो फिर हाँ मैं समझ गया मैं। और मुझे फोन हाथ में पकड़ना पड़ेगा और कोई बात नहीं। चलिए, तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे, इस ग्रुप में मेरे बचपन के कुछ मित्र हैं जो इस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं और आप बता दें सर, एक बार आप बता दें, ज्यादातर लोग नहीं जानते। अच्छा, तो इसमें संध्या जी हैं और रक्षी जी हैं और हम स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं। वी गो बैक मोर देन 35 इयर्स। तो स्कूल टाइम से हमारी दोस्ती है और वो दोस्ती अभी तक बरकरार है। तो लाइफ के कितने फेजेस से हम लोग निकल गए, पर दोस्ती मजबूती से अपनी जगह बनी है, आगे भी बनी रहेगी। तो बल्कि आप लोग का जो पिछला सेशन था उसमें मैं मौजूद था और मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आप लोग का इंटरेक्शन हो रहा था और जिस तरह से आपके सर जो है जवाब दे रहे थे और जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैं खुद बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ योग का, और थोड़ा बहुत मुझे जो नॉलेज है थोड़ी बहुत योग की, आध्यात्म की, और आयुर्वेद का मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। इवन दो आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेद मैं समझता हूँ कि एलोपैथी से कहीं ज्यादा सटल और कहीं ज्यादा डीप है। और एलोपैथी में हम सिम्टम्स का इलाज करते हैं, आयुर्वेद में बीमारी का इलाज होता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एलोपैथी का अपना अलग रोल है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में, सर्जरीज में और एक्यूट कंडीशन में एलोपैथी का अपना रोल है। किसी भी पद्धति के विरुद्ध नहीं है हम, लेकिन आयुर्वेद को भी उसका अपना उचित स्थान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है खुद का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए आज के विषय पे आते हैं। डायबिटीज पे मैंने बहुत पढ़ा भी है, बहुत पढ़ाया भी है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे कहीं ना कहीं हम सभी कभी ना कभी छुए गए हैं, चाहे वो हमें खुद को हो या हमारे परिवार वालों को हो, हमारे पेरेंट्स को हो। तो और इसलिए मैंने टॉपिक जो दिया था, असल में मेरा जो टॉपिक था डायबिटिक ड्यूरिंग पेंडेमिक, मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है द डायबिटिक पेंडेमिक। जिस तरह से कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे ही डायबिटीज का ही पेंडेमिक चल रहा है इंडिया में। पेंडेमिक का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो पेंडेमिक का मतलब ये होता है ऐसी कोई बीमारी जो जितनी पाई जाती थी उससे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाने लगे और एक बहुत बड़े जन समुदाय को जो प्रभावित करती हो, वो पेंडेमिक है। और डायबिटीज उस डेफिनेशन में बिल्कुल पक्की बैठती है, क्योंकि डायबिटीज इतनी ज्यादा फैल चुकी है हमारे देश में और पहले से बहुत ज्यादा दिखने लगी है। तो इसलिए मैंने सोचा डायबिटीज पेंडेमिक के बारे में आप लोगों को बताऊं। जैसा मेरा आपके सर से भी डिस्कशन हुआ था, मैंने 3 भाग में इस पूरे डिस्कशन को बांटा है। मेरे पास कोई उस तरह का फॉर्मल पावर पॉइंट वगैरह जैसे मैं यूजुअली प्रेजेंट करता हूँ वैसा नहीं है। मैंने सोचा एक फ्रेंडली माहौल में मैं चीजें बताऊं। पहले मैं आपको डायबिटीज के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, बिना उसके मेडिकल डीपर एस्पेक्ट में जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको डायबिटीज का योग और आयुर्वेद से जो लिंक है वो थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे अल्प ज्ञान है उसके हिसाब से। और तीसरा मैं डाइट के ऊपर, डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में एक दो चीजें आपको बता दूं। टाइप 1 जो है वो ज्यादातर बच्चों में देखी जाती थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइप 2 जो कि बच्चों में बिल्कुल नहीं देखी जाती थी और अब बच्चों में बहुत ज्यादा मिलने लगी है। इसलिए एक टाइम पर हमें पढ़ाया जाता था कि टाइप 1 जो है वो
यंग ऑनसेट डायबिटीज है, टाइप 2 जो है वो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है, पर ये डेफिनेशन अब अपना मायने खो चुकी है क्योंकि टाइप 2 बच्चों में भी मिलने लगा है। उसका एकमात्र कारण है बच्चों में मोटापे का बढ़ना। टाइप 1 डायबिटीज जो है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, उसमें क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। उस इंसुलिन का काम है कि शुगर को हमारी कोशिकाओं तक, हमारी मांसपेशियों तक, सेल्स के अंदर पहुंचाए। और जब इंसुलिन नहीं होता तो शुगर ब्लड में रहता है मगर वो मांसपेशियों में, सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, तो आपका शुगर का लेवल ऊपर चला जाता है। बड़े सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसलिए इसमें इंसुलिन की जरूरत अक्सर पड़ जाती है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो कि कम देखी जाती है, उससे कहीं ज्यादा कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन में हेरिडिटी का ज्यादा रोल है। पेरेंट्स को अगर डायबिटीज होती है तो बच्चों को भी होगी। जेनेटिक्स का रोल टाइप 2 में भी है, ये नहीं कह सकते हैं टाइप 2 में जेनेटिक्स का रोल नहीं है। पेरेंट्स को होगी तो बच्चों में खतरा बढ़ता है, लेकिन डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो कि ज्यादा कॉमन है, उसमें बहुत बड़ा रोल एनवायरनमेंट का है, लाइफस्टाइल का है। तो पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप अपना नियमित जीवन जिए, जैसा कि हमारे अष्टांग योग में आता है ना, यम नियम आहार, हाँ वो तो खैर अष्टांग योग हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में आता है। उसमें भी यम नियम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से भोजन, नियम में सारे नियम आ जाते हैं। नियमित रूप से भोजन करें, नियमित रूप से सोएं, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इतना डीप मॉडर्न साइंस कभी नहीं गया। अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से बात करेंगे तो कहेंगे जो मर्जी खाओ, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आयुर्वेद विज्ञान थोड़ा अलग हो जाता है, वो कहते हैं नहीं, खाने से बहुत फर्क पड़ता है। क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, इन चीजों का फर्क पड़ता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम डायबिटीज को शुगर कहते हैं, शुगर की बीमारी है। शुगर को डायबिटीज से कुछ खास लेना देना नहीं है। शुगर तो एक प्रेजेंटेशन है डायबिटीज की। और ये बात सच है कि डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो बड़े लंबे समय तक शुगर के हाई रहने की वजह से होती हैं। मगर डायबिटीज जो है वो शुगर से आइडेंटिफाई नहीं होती। डायबिटीज आइडेंटिफाई होती है लाइफस्टाइल से। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज जो कि ज्यादा कॉमन है, जो कि ज्यादा देखी जाती है, पहले बड़ों में मिलती थी, अब बच्चों में मिलती है, उसका कारण क्या है, वो कारण पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो टाइप 2 डायबिटीज का एक कारण नहीं है, 3 कारण हैं जो कि लोगों को बताया नहीं जाता ज्यादातर। एक कारण सब जानते हैं जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके पास इंसुलिन होती है, ठीक है, ऐसा आप जैसे टाइप 1 में तो पेनक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं रही है, इसमें इंसुलिन है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। एक तो ये वजह होती है। दूसरा, लोग ये नहीं समझते, हम पेनक्रियास पेनक्रियास कहते रहते हैं, पर लिवर का बड़ा जबरदस्त रोल है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में। इंसुलिन का काम ये है कि लिवर में जो शुगर बनने का प्रोसेस होता है, ये रक्षी जी जानती होंगी, इनकी पीएचडी है बायोकेमिस्ट्री में, ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसे कहते हैं, नया नया ब्लड शुगर बनाना, इंसुलिन उसको चेक में रखता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में वो लिवर अपने आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से या अपने आप शुगर बनाना शुरू कर देता है, उससे भी शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। ये दूसरा कारण है टाइप 2 डायबिटीज का। और तीसरा कारण है जो शरीर में, स्पेशली आपका जो पेट या उदर जिसे कहते हैं, उदर के एरिया में अगर फैट सेल्स एक्सेस में हैं तो इन फैट सेल से एक केमिकल निकलता है जिसे एडिपोनेक्टिन कहते हैं, और वो केमिकल भी डायबिटीज कॉज करने में सहायक होता है, इंसुलिन को, पैनक्रियास को डैमेज करने में सहायक होता है। तो आप देखेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज की पिक्चर है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें मोटापे का भी रोल है, उसमें लिवर का भी रोल है, और इंसुलिन का रोल इनडायरेक्टली तो है ही।
तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन लेवल कम नहीं होती, इंसुलिन लेवल बल्कि बढ़ जाती है इनिशियली, लेकिन वो इंसुलिन कितनी भी हो वो अपना काम नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये इंसुलिन थोड़ा बहुत काम ज्यादा करने लगे। उसके लिए एक तो मैंने बताया ये एडिपोसाइट्स जो फैट सेल्स हैं उदर में, अगर वो कम हो जाएं तो उससे अपने आप फर्क पड़ता है। वजन कम करना अपने आप में डायबिटीज का बहुत ही बेहतरीन इलाज का पार्ट, मैनेजमेंट कहूंगा मैं, इलाज तो शायद पूरी तरह ना जा पाए, लेकिन बहुत कई कई पेशेंट शुरू में जो शुरू करते हैं दवाई मोटापा कम करने के बाद, दे गो ऑफ देयर मेडिसिन, दवाई उनको बंद कर सकते हैं इनिशियली, अगर वो ज्यादा वर्स केस नहीं हुआ है तो। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसका कि एक बहुत बेहतरीन फॉर्म जो है वो योगासन है। लोग योगासन को समझते हैं कि भाई हम तो कमरे में बैठ के हाथ पर हिला रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ये योगासन हजारों साल पहले बहुत ही वैज्ञानिक तरह से, बहुत ही लंबे रिसर्च के बाद हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो फायदा व्यायाम से मिलता है, जिसकी की फैसिलिटी सबके पास जरूरी नहीं है हो, माताएं बहनें जो घर में काम करती थी उनको शायद ना मिले मौका बाहर जाके घूमने का करने का, तो ऐसा क्या करें कि घर में ही उनको लाभ मिल जाए जो व्यायाम से मिलता है, शायद उसे ज्यादा लाभ मिले। उसके लिए योगासन जो है ये इसका आविष्कार हुआ। तो इसलिए योगासन एक बहुत बेहतरीन तरीका है व्यायाम करने का। व्यायाम करना अपने आप में डायबिटीज के रिस्क फैक्टर को घटाता है, भले ही आपका वजन कम ना हो। ये भी एक बात जानने की जरूरी है। अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो एक्सरसाइज इज इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज। इंडिपेंडेंट, भले ही वजन कम ना हो, अगर आप कसरत करनी शुरू करते हैं, आपका वजन भले ही ना घटे, तब भी डायबिटीज का रिस्क कम हो जाएगा। ये दो चीजें जो हैं, वजन घटाना और व्यायाम करना, ये दो चीजें डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। एक चीज मैं आपको डायबिटीज के बारे में और बता दूं, इंसुलिन अकेला हार्मोन नहीं है। ये कौरव पांडव की सेना की तरह समझिए। एक तरफ तो पांडवों की सेना है जो कि इंसुलिन है, समझिए पांडव है, और दूसरी तरफ कौरवों की सेना है जिसमें ग्लूकागॉन, कैटाकोलामीन्स, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इस तरह के कई सारे हार्मोन्स हैं जिनको ये पांडव जो है जब तक ये हैं ये उनको चेक में रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये पांडव हल्के पड़ते हैं वो सारे के सारे अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कि एक हार्मोन है कैटाकोलामीन्स, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो है कैटाकोलामीन्स दे आर कॉल्ड एंटी इंसुलिन, ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कहा, जैसे कौरव पांडव के अगेंस्ट काम करते हैं। स्ट्रेस अगर जीवन में ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से ये कैटाकोलामीन्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा होता है, और वो इंसुलिन के इन्फ्लुएंस को कम करता है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के चांस रहते हैं, तो उससे भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लाइफस्टाइल, तो मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई। भोजन, भोजन के बारे में और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। व्यायाम, वजन कम करना, स्ट्रेस कम करना, ये सब चीजें डायबिटीज के मैनेजमेंट में आती हैं दवाइयों के आने से बहुत पहले। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की बात है। जहां तक मैनेजमेंट का दवाइयों का सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेने की बहुत जल्दी जरूरत पड़ जाती है। तो क्योंकि उसमें इंसुलिन खत्म हो गया तो इंसुलिन आपको देनी पड़ेगी, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में कहते हैं, उसमें आप ज्यादा आपके पास गुंजाइश कुछ और करने की नहीं है। मगर टाइप 2 डायबिटीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, उसमें ये जो चीजें मैंने बताई, अगर आप आहार का ध्यान रखें, अगर आप नियमित व्यायाम करें, अगर आप वजन कम करें, स्पेशली आपके पेट के आसपास का फैट अगर उसको कम करें, जीवन में स्ट्रेस कम करें, नियमित रूप से सोएं। ना सोना अपने आप में, आप जानते हैं जैसे जो ये बदमाश होते हैं या जो जो इस टेररिस्ट टाइप लोग होते हैं, उनको टॉर्चर करने के लिए क्या किया जाता है आजकल? पिटाई नहीं की जाती उनकी। आप जानते हैं क्या किया जाता है? नहीं सर। उनको सोने नहीं दिया जाता।
सोने नहीं देते जगा के रखते हैं, उससे उनका स्ट्रेस लेवल, इट्स अ नोन साइंटिफिक फैक्ट कि अगर सोने ना दिया जाए व्यक्ति को तो उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से सोएंगे नहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कैटेकोलामिन्स बढ़ेंगे, इंसुलिन का इफेक्ट कम होएगा, डायबिटीज से खतरा बढ़ जाएगा। तो ये चीजें जो देखने में सुनने में इतनी सिंपल और इतनी आसान लगती हैं, ये बड़ी जरूरी है। और आजकल डायबिटीज क्यों बढ़ रही है? अब आप देख लीजिए, जो चीज मैंने बताई, नींद गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि रात को 10 बजे सास भी कभी बहू थी आता है, या पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम पता भी नहीं है, जो है सीरियल चलते हैं देर रात तक सीरियल चलते हैं। तो आप सीरियल के साथ बैठ के क्या खाते हैं? रोटी से भी तो कोई खाएगा नहीं। आप पॉपकॉर्न खाएंगे, आप बर्गर खाएंगे, चिप्स खाएंगे, तो भोजन गड़बड़, निद्रा गड़बड़, आहार गड़बड़, स्ट्रेस बढ़ेगा, गलत भोजन जा रहा है शरीर में, उससे भी रिस्क बढ़ेगा। तो इसकी वजह से, और व्यायाम बिल्कुल कम हो गया, बच्चों के खेलने कूदने की जगह ही नहीं रही, घर के घर बन गए, फ्लैट के फ्लैट बन गए, बच्चे खेलते नहीं, घर में बैठ के या तो मोबाइल फोन पे रहते हैं या कंप्यूटर पे रहते हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। ये रिसर्च मैंने खुद करी हुई है। जब मैं हार्वर्ड में काम कर रहा था, हार्वर्ड स्कूल पब्लिक हेल्थ में मुझे करने का सौभाग्य मिला, 5 साल मैं वहां रहा, खुद मैंने ये रिसर्च करी, और एक बहुत फेमस पीडियाट्रिशियन थे कैलिफोर्निया के, डॉक्टर रिचर्ड, उनका लास्ट नेम याद नहीं मुझे, हमने ये प्रूव किया कि सिर्फ टीवी देखना, बाकी सब नेगेट कर दीजिए, बच्चों में मोटापे खतरा बढ़ाता है। क्योंकि टीवी देखते हुए बच्चे का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो शरीर का ईंधन बनाने का प्रोसेस है, वो निद्रा के अलावा सबसे कम होता है। उससे कम सिर्फ सोते टाइम होता है बच्चे का, किताब पढ़ते हुए भी उससे ज्यादा होता है। तो टीवी देखने से मोटापा बढ़ता है, और मोटापे से उधर के चारों तरफ फैट सेल बढ़ते हैं, जिससे कि डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो शायद मैं समझाने में सफल हो पाया हूं, ऐसा मैं समझता हूं कि डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। सिर्फ शुगर बढ़ने से आप डायबिटीज को आइडेंटिफाई ना कीजिए। शुगर बढ़ना डायबिटीज की एक सिम्टम है, जिससे कि हम उसे पहचानते हैं, जिससे हम उसे डायग्नोज करते हैं। ठीक है, एक बात ये, 2-4 बातें मैं आपको और बताता हूँ डायबिटीज के बारे में। जिससे कि मैंने बताया आपको, टाइप 2 ज्यादा कॉमन है। टाइप 2 जो पहले बच्चों में अनहर्ड ऑफ था, दिखाई नहीं देता था, अब बच्चों में ज्यादा मिलने लगा है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों में मोटापे का इजाफा। बच्चे मोटे होने लगे हैं, जिससे कि उनमें डायबिटीज पहले आने लगी है। कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज अपने आप में सिर्फ शुगर बढ़ाती है, ठीक है, या तो इंसुलिन नहीं है उसकी वजह से शुगर बढ़ गई है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है और लिवर अपने आप ग्लूकोज बनाया जा रहा है टाइप 2 में, उसमें भी शुगर बढ़ जाती है। दोनों में आउटकम सेम है, शुगर का बढ़ना। शुगर का बढ़ना डायबिटीज की सारी कॉम्प्लिकेशंस की जड़ है। ठीक है जी। डायबिटीज के 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिन्हें हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कहते हैं और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो होता है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, पर उसमें क्या होता है कि आदमी बेहोश हो जाता है, और सांस में एक अलग तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आदमी बदहवास सा हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है बुरी तरह, और कोमा में चला जाता है, पेशेंट मर भी सकता है। वो एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है जब ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई हो। इन पेशेंट्स में ब्लड शुगर की रेंज 1000, 1500, 1200 हो सकती है। आप समझ सकते हैं, जो 100 के आसपास होती है वो 1000 तब जाके इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। टाइप 1 में कीटोएसिडोसिस होती है, टाइप 2 में हम कहते हैं नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट। खैर आप नाम मत जाइए, वो भी ऐसा ही होता है, बेहोशी का आलम और बदहवासी सी, और पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है। तो वो तो एक्यूट, पर नॉर्मल लेके चलते हैं। एक किसी ने सवाल पूछा भी था, जो मेरे पास सवाल मैं देख रहा था कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। तो डायबिटीज के लक्षण, एक ने ये पूछा था कि बच्चों में क्या है, तो मैं उस पर भी आता हूँ। पहले मैं बड़ों में बताता हूँ, बच्चों में करीब करीब वो लक्षण होते हैं। क्योंकि डायबिटीज की वजह ब्लड शुगर का बढ़ना है, उसकी वजह से ही सारे सिम्टम होते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा टॉयलेट जाना, पेशाब जाना बहुत ज्यादा, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं मेडिकल साइंस में, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया, जिसे कहते हैं कि प्यास लगना बहुत ज्यादा,
पॉलीफेजिया, भूख लगना बहुत ज्यादा। तो ये 3 चीजें होती हैं जो है। और जब हम गांव वाले पेशेंट के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं गांव में जो है अब ये पेशाब जो है हम खुले में ही करते हैं लोग, तो उनको हम कहते हैं कि आपने देखा जब आप पेशाब करते हैं तो वहाँ चींटियां आ जाती है सडनली, क्योंकि उसमें शुगर होता है यूरिन में। तो इस तरह के कुछ गांव वालों को समझाने के लिए सिम्टम भी होते हैं, पर आप लोगों के लिए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना और बहुत ज्यादा बार बार बाथरूम जाना, ये 3 मेजर सिम्टम होते हैं। इसके अलावा आंखों में जो है फर्क आना शुरू हो जाता है। आंखों में फर्क एक तो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होती है। जिनको डायबिटीज कम से कम 10 साल रही हो और कंट्रोल में ना रही हो, उनमें रेटिना में चेंजेस आ जाते हैं। वो फिर वो डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उससे भी आंखों की रोशनी में फर्क पड़ता है। लेकिन पहले बिल्कुल डायबिटीज शुरू होते ही बच्चों में भी जो लेंस है ना, हमारा लेंस में वाटर कंटेंट होता है, उसमें पानी का हिस्सा होता है काफी सारा। ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वो लेंस जो है उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दिखाई देने में ऐसा धुंधला सा, अनक्लियर सा ये भी हो सकता है। तो ये भी एक पहचान होती है डायबिटीज की। और पहचान लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चों के जो चोट लगती है या बड़ों को चोट लगती है, घाव जो 2-3 दिन में भर जाता था वो हफ्ते हफ्ते तक नहीं भरता, जिसको हम कहते हैं डिलेड वुंड हीलिंग। ठीक है, ये भी एक पहचान है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, अगर कंट्रोल की जाए, टाइम से डायग्नोस की जाए और कंट्रोल की जाए, तो आदमी और व्यक्ति, आदमी और जो भी है, व्यक्ति से मेरा मतलब है, करीब करीब बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकता है जी। लेकिन अगर ये कंट्रोल ना की जाए तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं ह्यूमन बॉडी, ऐसा कोई हिस्सा नहीं ह्यूमन बॉडी का जो खराब होना शुरू ना हो। 3 मेजर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की खराबी, मैंने आपको बताया। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी की खराबी। और डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो नर्व्स हैं हमारी, हाथों पैरों का सुन्न हो जाना, पैरों से चलते हैं आप, आपको पता ही नहीं चलेगा, पैर कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, महसूस होना बंद हो जाता है। फिर पैर टेढ़े मेढ़े, यही बात नहीं रुकती, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े शुरू होने आ जाते हैं, ऐसा क्लॉ हैंड बन जाता है हाथ का, बड़ी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं आगे जाके। तो न्यूरोपैथी का हिस्सा खाली ये नहीं है कि आपको फील होना बंद हो गया, कोलैप्स कर जाएगा आपका फुट, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल उसकी शेप स्ट्रक्चर सब बदल जाएगी, इतना सीवियर इसको, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक फुट, पेशेंट का हो जाता है। और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ फुट आर्किटेक्चर वो भी होता है इसमें। तो ये नर्व की कॉम्प्लिकेशन, आंखों की कॉम्प्लिकेशन, किडनी की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, फिर हम जिसे कहते हैं और कॉम्प्लिकेशन, जैसे हार्ट डिजीज। डायबिटीज की वजह से हाइपरटेंशन खराब होता है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से जो खून की नलियों में फैट का डिपोजिशन होता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, आपने सुना भी होगा। पर सिंपल शब्दों में समझिए कि उसमें जो जमावट होती है, जिससे कि खून की नली सिकुड़ती जाती है और फिर आपको हार्ट अटैक हो सकता है, वो प्रोसेस डायबिटीज में कई गुना तेज हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से कई चेंजेस आते हैं। उसमें एक चेंज ये भी होता है, जिसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। एक्सेलरेटेड मतलब जैसे गाड़ी का एक्सेलरेशन होता है, मतलब तेजी से एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक का खतरा नॉर्मल पेशेंट से बहुत ज्यादा होता है। हाइपरटेंशन डायबिटीज पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आंखें, दिल, किडनी, नर्व्स, स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कालापन गले में, आर्मपिट्स में कालापन। ठीक है, और मैंने आपको बताया कट जाएगा तो वो भरेगा नहीं। फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि आपके हर जगह से शुगर निकलनी शुरू होती है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। अल्सर्स बन जाते हैं पैर में, डायबिटिक फुट अल्सर जिसे कहते हैं। कार्बंकल्स भी एक स्किन की बीमारी होती है, वो भी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं बहुत देर तक बता सकता हूँ कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की, पर आप ऐसे समझिए शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो डायबिटीज पेशेंट को खराब ना करे। और इसका दूसरा पहलू क्या है, अगर आप इसको ठीक से कंट्रोल करें तो आप करीब करीब नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अब हम लेके चलते हैं, अगर ऐसा है
तो डायबिटीज को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? सिंपल सा सवाल है। तो इसके लिए हम 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम जिसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ये 125 के अगर ऊपर हो, 126 प्लस, तो हम कहते हैं भाई डायबिटीज पेशेंट में है। और अगर हम खाने के 2 घंटे बाद, जिसे हम पोस्टपेरेंटल कहते हैं, या रैंडम दिन में कभी भी पेशेंट आगे एकदम से हम देखना चाहते हैं, वो अगर 200 के ऊपर है तो 126 तो फास्टिंग और 200 ये। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c। HB शॉर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन का। और ऐसे जैसा कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिनको हम RBC कहते हैं, उनमें होता है। और जब इनमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो एक चेंज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसका कि एक साइंटिफिक फॉर्म है HbA1c। ये अगर लेवल बढ़ा हुआ हो तो भी डायबिटीज। तो 6.5% इसका कट ऑफ है। इसके ऊपर अगर है इसका मतलब डायबिटीज। तो ये 3 क्राइटेरिया डायबिटीज के हैं। इनमें से कोई भी आप लेके डायबिटीज को डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 बातें मैं आपको, और जो सवाल मुझे याद आ रहे हैं जो पूछे गए थे, मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करता चलूं, जिससे कि आप लोग आसानी हो। तो किसी ने पूछा था कि भाई ये कट ऑफ शायद नीचे है। हाँ, ये हो सकता है कि ये कट ऑफ नीचे है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक के खाने में आए और उनको दवाइयां ज्यादा से ज्यादा दी जाए। ये हो सकता है, ये संभावना है। शायद कुछ नेटवर्क इशू है सर के यहाँ पे भी। मेरा पर्सनली एक हो गया तो आप डायबिटिक, बहुत बुरी तरह डायबिटीज हो गई आपको, आप उस तरफ जा रहे हैं। और अगर आप प्रिकॉशन लेके थोड़ा व्यायाम शुरू करें, थोड़ा डाइट का ध्यान दें, कैलोरीज कंट्रोल करें, थोड़ी मोटापा थोड़ा कम करें, वो आपका नीचे आ जाएगा। तो वो उसको उतना स्ट्रिक्टली लेने की जरूरत नहीं है कि 127 मतलब है, पता नहीं अब क्या होगा, डायबिटीज हो गई, 130 हो जाए, 150 हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो उसको आप उतना स्ट्रिक्टली मत लीजिए। वो तो क्योंकि हमें स्टडी करनी है पॉपुलेशन में, तो कहीं तो कट ऑफ हमें रखना पड़ेगा ना कि इसकी डायबिटीज के नीचे। उसके लिए हमने किया हुआ है। इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। जैसे कि अगर मेरा कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर उसका ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली 150 के आसपास रहता है, कोई परेशानी नहीं। अगर उसके ऊपर नहीं जाता है, ऐसा नहीं है कि मुझे वो 126 ही रखना है, 130 भी रह सकता है, ठीक है ना, 140 भी रह सकता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो व्यायाम करते हैं, खाते हैं ठीक से, तो कोई परेशानी नहीं। तो एक वो क्राइटेरिया सेट किया गया है, पर जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें ही करें। नीचे आ जाए तो बहुत बढ़िया, कोई बात ही नहीं है उसमें कहने की। तो ये डायबिटीज के बारे में मैंने आपको जितना मुझे समझ में आया तो बताया। अब मैं आपको लेके आता हूँ थोड़ा डायबिटीज के मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा भोजन के बारे में। 2-4 चीजें, उसके बाद भोजन से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे गए, तो वो हम प्रश्न ले लेंगे इसके बाद। तो डायबिटीज के लिए सब कहते हैं भाई शुगर मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। मेरा जितना मुझे ज्ञान है उसके हिसाब से डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी डाइट है बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को आप बिल्कुल हटा नहीं सकते खाने से, कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल कार्ब जिन्हें हम कहते हैं, जो सिंपल शुगर्स होती हैं, वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो डायबिटीज का मैं आपको एक बताऊं, खाने से जो चीज है, एक चीज होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर सरल शब्दों में कहूं तो कोई भी भोजन खाने के बाद शरीर में ग्लूकोज या शुगर का उछाल कितना ज्यादा और कितनी तेजी से आता है, तो जितनी तेजी से जितना ज्यादा उछाल आएगा उतना ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और ये डेंजरस है। ये जो एकदम से शुगर का लेवल बढ़ता है कुछ खाने के बाद, वो खतरनाक है, क्योंकि उसके बढ़ने से पेनक्रियास पे एकदम जोर पड़ता है, क्योंकि पेनक्रियास पे एकदम से इंसुलिन निकालनी पड़ती है, और वो पेनक्रियास के लिए हेल्दी नहीं है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसे हम कहते हैं, जैसे व्हाइट राइस है, पोटैटोज है, व्हाइट ब्रेड है, ये चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हैं। ये जो शुगरी सिरप्स हैं, शुगर शुगर ये जो जूसेस के नाम पे ये जूस आते हैं पैकेट में, ये तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। इनसे इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इवन अगर फ्रेश जूस भी है, मान लो संतरे का जूस फ्रेश निकाला है आपने, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है बनस्पति, अगर आप संतरा एज सच खाएं। तो ये तो आपके सर भी बता सकते हैं आपको
कि आयुर्वेद के हिसाब से और नेचुरोपैथी के हिसाब से फल एज अ होल खाने चाहिए बजाय जूस निकाल के पीने के। उससे फाइबर भी आपको ज्यादा मिलेगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी रिलेटिवली कम होता है इन चीजों का। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बहुत जरूरी चीज है, आप इतना ज्ञान रखें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को अगर आप अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नियमित बैलेंस डाइट, नियमित और बैलेंस डाइट सब चीज हो, प्रोटीन की मात्रा भी उसमें अच्छी हो, थोड़े कार्बोहाइड्रेट भी हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, सिंपल कार्ब्स ना हो, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब ना हो, वरना कार्बोहाइड्रेट भी आपको लेने चाहिए। जैसे मीठा आलू है फॉर एग्जाम्पल, देखने में लगता है कि मीठा आलू बड़ा खतरनाक होगा, पर मीठा आलू स्वीट पोटैटो इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो एवोकाडो है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हालांकि उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं, तो आपको कैलोरीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे अगर वो कंज्यूम नहीं हुई वो फैट में कन्वर्ट होती है, फैट जो है वो डायबिटीज के लिए खतरनाक है। ठीक है जी। तो आप भोजन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करें, सिंपल कार्ब्स अवॉइड करें, प्रोटीन्स पे ज्यादा ध्यान दें, फैट भी लें, फैट भी जरूरी है, फैट को अवॉइड करना कोई अच्छी बात नहीं मानता मैं, फैट की मात्रा भी चाहिए बॉडी में, उसका अपना रोल है। और कार्बोहाइड्रेट भी लें, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी लें, इस तरह से बैलेंस डाइट लेके चलें तो वो खाने के लिए अच्छा रहेगा आपका। आराम से बैठ के खाएं, खाने का समय निश्चित, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, अब तो सब होता जा रहा है, टाइम से भोजन करना, अब बहुत लेट नहीं खाना क्योंकि हाथों में पड़ा रहता है खाना फिर, और नियमित टाइम से खाना, खाने का जो जैसे हम पोर्शन साइज कहते हैं आजकल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना खाना, सब चीज थोड़ी थोड़ी लेना, दो खानों के बीच में खचर पचर जो चलती रहती है हमारी, ये खा लिया वो खा लिया, वो अवॉइड करना, ये सब चीजें सिंपल चीजें हैं, इनको आप फॉलो कर रहेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप आते हैं दवाइयों पे, तो दवाएं बहुत हैं डायबिटीज की। पहले तो सल्फोनिल यूरिया और मेटफॉर्मिन होती थी, अब तो इतनी सारी GLP-1 एनालॉग्स आ गई, और एक्सेनाटाइड करके एक आ गई, बहुत सारी दवाइयां आए, रोज नई नई क्लासेस आ रही हैं। इन सब का रोल मैं आपको बहुत ही नटशेल में समझाऊं तो या तो ये जो है, जैसे एक कार्बोज एक दवाई है, वो आंतों से ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम करती है, इससे ग्लूकोज शुगर लेवल ब्लड में कम हो। कुछ दवाई सल्फोनिल यूरिया कहते हैं, वो पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाती हैं। मेटफॉर्मिन एक दवाई है जो कि मांसपेशियों में शुगर का जो इनटेक है उसको बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इसलिए मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवाई है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, बहुत बढ़िया उम्दा दवाई, बहुत सालों से दी जा रही है, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेजर ड्रग्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज इज मेटफॉर्मिन। अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती है, किन्हीं किन्हीं ने पूछा भी था उनकी जो दवाई चल रही है कि वो दवाई कॉम्बिनेशन है एक सल्फोनिल यूरिया ड्रग की और मेटफॉर्मिन की, आजकल कॉम्बिनेशन भी आने लगी है, दोनों दी जाती हैं। तो ये दवाइयां हैं, और टाइप 1 के लिए इंसुलिन दी जाती है। टाइप 2 भी अगर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और किसी भी दवाई से कंट्रोल में ना आए तो कई बार हमें टाइप 2 में भी इंसुलिन देनी पड़ सकती है, बट वो बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम केस में होता है, उससे आपको ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कंडीशन आती है। तो ये डायबिटीज के बारे में जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। फाइनली जैसा कि मैंने पहले भी कहा, योगासन, प्राणायाम, इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। व्यायाम तो मैंने आपको समझा ही दिया, इंडिपेंडेंट फैक्टर है डायबिटीज का रिस्क कम करने में। और प्राणायाम, जैसा कि मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ प्राणायाम के बारे में, लेकिन प्राणायाम ही मेरी एक ऐसी चीज समझ में आई है जिससे कि आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका पेनक्रियास भी बैठा रहता है, और आपका जो आंतें जहाँ मुड़ती हैं वहाँ पेनक्रियास बैठा रहता है, और लिवर, इनका प्रॉपर एक तरीके से इनकी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि हेल्थ के लिए, उनके हेल्थ के लिए भी जरूरी है। हार्मोनल कंट्रोल बेटर होता है प्राणायाम से, तो वो भी हेल्प करता है। और व्यायाम किसी भी फॉर्म में हो, योगासन तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन अगर आप योगासन नहीं भी करते और आप नियमित व्यायाम कोई भी करते हैं जिससे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपको पसीना आता है, आपकी हार्ट रेट तेज होती है, सांस की गति तेज होती है, तो उससे आपको फायदा होगा ही होगा हर तरह से।
तो ये डायबिटीज के बारे में कुछ और अगर आप पूछना चाहें, जानना चाहें, तो मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। और तो कोई भी सवाल हो, वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं। रक्षी जी, अगर आप चाहें तो आप सवाल एक एक करके पूछ सकती हैं, पहले उनके जवाब दे देते हैं, फिर क्या कहते हैं सर आप? हाँ सर, नहीं अब तो आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया है, जिससे कि जी बहुत सारी चीजें जो हैं बिल्कुल आराम से समझ में आ चुकी हैं। जी जी और जी सरल शब्दों के प्रयोग से तो और चीजें आसान हो गई हैं। जी रक्षण जी 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 के पास अगर सवाल मेंशन है तो पूछ सकते हैं जी रक्षण जी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए सभी सवालों का लेना भी संभव नहीं हो पाता, तो जितने हो पाएंगे उतने आराम आराम से आप पूछते रहिएगा, ठीक है ना? जी कुछ जी सवालों जी। का तो जवाब मेरे ख्याल से सेशन में हो ही गया है, हाँ, जो तो कुछ वो सवाल मैं नहीं पूछे गए थे। लूंगा, हाँ जिनके जवाब आ गए हैं वो मैं नहीं लूंगा। कोई और जवाब है हाँ तो हाँ। आप रक्षी जी अगर पढ़ सकें सवाल तो आप पढ़ दीजिए। ये डॉक्टर धीरज, ये एक किसी ने पूछा था कि अप्रैल में मुझे कोरोना हुआ था, तब से मुझे डायबिटीज की दवाई लेनी पड़ती है। पहले तो इंसुलिन लेना पड़ता था, पर अब रेक्लिमेट एक्सआर लेती हूँ और अब डायबिटीज कंट्रोल में है। क्या दवा बंद कर योग और वॉक करके डायबिटीज कंट्रोल कर सकती हूँ? मेरी एज 59 इयर्स है। जी जी, ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आप इंसुलिन से उतर आई हैं। और ये रेक्लिमेट एक्सआर मैंने आपको जो बताया था, सल्फोनिल यूरिया और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन है। आप अपना ब्लड शुगर चेक करती रहिए, ठीक है? रेक्लिमेट एक्सआर का डोज आप अगर रोज एक लेती हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेना शुरू कीजिए। और आप योगासन और ये सब करती रहिए और देखिए कि ब्लड शुगर ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ के भी देख सकती हैं। लेकिन आपको खुद देखिए, मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताता हूँ, जो कि कई फिजिशियन, मेरे साथी फिजिशियन गलती करते हैं। डायबिटीज का इलाज हर मरीज का एक सा नहीं होता। ये यही आयुर्वेद की खूबी है। आयुर्वेद जो है मरीज, हर एक मरीज को इंडिविजुअल लेके उसके हिसाब से चिकित्सा पद्धति बनाता है, जबकि हम एलोपैथी में हर एक को एक ही डंडे से हाँकते हैं, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप खुद देखिए, आप अपना ब्लड शुगर, आपके पास ग्लूकोमीटर है, नहीं है तो ले लीजिए। आप अपना मॉनिटर कीजिए ब्लड शुगर को। रोज सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर देखिए। फास्टिंग ब्लड शुगर इज अ बेटर इंडिकेटर देन पैरास्पेरिनियल और रैंडम। फास्टिंग ज्यादा सही माना जाता है। किसी ने पूछा भी ये सवाल कि अगर फास्टिंग जी जी, गड़बड़ है। किसी ने पूछा है कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कम्स इन द रेंज ऑफ 150 and 125, but random sugar levels are coming maximum 135 to 140 for a 70-year-old male person. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ये 125 की प्री डायबिटिक रेंज है, और 130 जो है पोस्टपेंडियल, वो प्री डायबिटीज में नहीं है। प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज होने की पहले की स्थिति। तो आप रैंडम से नहीं पता चल रहा, नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपका फास्टिंग दिखा रहा है कि आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब आप डायबिटिक के खतरे में हैं। तो ये चेतावनी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल फटाफट चेंज कीजिए, अपना भोजन पे ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, योग सर के साथ योगासन कीजिए दबा के, तो वो ठीक हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। किसी और सज्जन ने ये पूछा कि क्या डायबिटीज को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं और कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, डायबिटीज का एक तो एनवायरमेंट वाला पार्ट है और एक जेनेटिक वाला पार्ट है। जेनेटिक वाले के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो जेनेटिक्स है ना। लेकिन जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे डायबिटीज का रिस्क काफी कम हो सकता है। देखिए, डायबिटीज रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, रहने तो डायबिटीज को कोई फर्क, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। आप होगी तो 50 साल बाद जाके होगी, तब तक तो भगवान जाने क्या होगा। तो ये मतलब जड़ से खत्म करने का मतलब मैं ये कहूंगा कि शायद बीमारी ना जाए, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से है, डायबिटीज के होने से कुछ नहीं होता है ना। जी जी। एक अवनीश जी ने सवाल पूछा है 6.2 HB1 HbA1c से रिवर्सल पॉसिबल है क्या? उसके लिए क्या बिल्कुल करना है। होगा? 6.5 कट ऑफ है, और 5.7 to 6.4 जो है वो प्री डायबिटीज है। तो अभी आप प्री डायबिटीज रेंज में है। वही चीजें हैं, चाहे फास्टिंग हो चाहे HbA1c हो, मेजर्स वही हैं। नियमित व्यायाम, वजन कम करें, भोजन का ध्यान रखें, समय से खाएं, पूरी नींद लें, खाने को चबा चबा के खाएं, रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करें, खुश रहें, उससे फर्क पड़ जाएगा। और डॉक्टर, किसी ने ये भी पूछा कि हम क्या वेजिटेबल जूसेस जैसे कैरेट, चुकंदर, आंवला जूस, क्या ये हम ले सकते हैं? इसमें डायबिटीज में प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप जूस फॉर्म में लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है जी। तो अगर आप कर सकें तो इसको कच्ची सब्जियां खाएं काट के, वो ज्यादा बढ़िया चीज है।
लेकिन उस तरह से लेने में कोई वो भी नहीं है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आप अपना, अगर आपको डायबिटीज का खतरा है, अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कीजिए या रेगुलरली चेक करवाइए और देखिए। डॉक्टर फ्रूट्स कौन कौन से अवॉइड किए जाएं टाइप 2 डायबिटीज? देखिए, फ्रूट्स का जो शुगर है ना, वो फ्रक्टोज शुगर है, वो उसके प्रोसेसिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो सिंपल शुगर्स है ना, जो ये मीठा इस तरह का, जिससे कि एकदम ब्लड शुगर एकदम शूट करता है, फ्रक्टोज उस तरह का शुगर नहीं है। कई फिजिशियंस ये मानते हैं कि फलों के शुगर नुकसानदेह नहीं होता डायबिटीज। फिर भी मैं कहूंगा, जैसे बहुत ही हाई शुगर फ्रूट जैसे केला है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अंगूर है, अंगूर लगता है कि मीठे अंगूर है, पर अंगूर इज नॉट बैड एक्चुअली फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। अंगूर है, संतरा है, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। मात्रा, ये किसी ने कह दिया कि जी एवोकाडो खाओ, अब वो दिन के 10 एवोकाडो खाने लगे। अब एवोकाडो में कैलोरीज बहुत होती हैं, तो वो नुकसान देगा। तो लिमिटेड अमाउंट में ज्यादातर फल आप ले सकते हैं। जो वेरी हाई शुगर फ्रूट्स हैं, जैसे एक वो क्या कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल, कौन सा फल, सीताफल क्या कहते हैं सर उसको, है ना, वो जो बहुत मीठा होता है, बीज बीज होते हैं। शरीफा, जी शरीफा है, केला है, इनको थोड़ा अवॉइड करके चलें। हालांकि शरीफा जो है कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। देखिए, फ्रूट में सिर्फ शुगर नहीं होता, फ्रूट में मिनरल्स हैं, एसेंशियल विटामिन्स हैं, फाइबर है, वो भी तो जरूरी है ना शरीर के लिए। जी। आप कम मात्रा में फ्रूट लें, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल। और सही, जो आजकल ये शुगर फ्री आते हैं, ये मार्केट में जो पाउडर फॉर्म में और टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं, कहाँ तक ये लेना सही है डायबिटीज पेशेंट के लिए? या आजकल जैसे लोग डाइट कंट्रोल के लिए, जो मतलब बॉडी स्लिम रहने के लिए भी आजकल लोग क्या करते हैं कि शुगर ना लेके नॉर्मली गुड़ लेना चाहिए, लेकिन कहीं एक वो टैबलेट साथ में रखते हैं, पर्स में निकाली और चाय में डाल के पी ली। तो इज इट सेफ टू देखिए, डायबिटीज के हिसाब से भले ही वो, क्योंकि डायबिटीज का मैंने बताया ना ब्लड शुगर से लिंक है, तो हो सकता है वो ब्लड शुगर को उतना ना बढ़ाएं, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के इतने खतरनाक केमिकल्स हैं, एस्पार्टेम जैसे कि एक बड़ा कॉमन है, विच इज कार्सिनोजेनिक। तो उन केमिकल्स का हार्म जो है, वो डायबिटीज को भले ही ना करे पर किसी और कर सकता है। तो वो तो ये बात है, कुर्ता आपने यहाँ से सिला, वहां से फाड़ लिया चक्कर में खींच के, तो वो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो सर सेफ नहीं होते ना फिर डॉक्टर, ये जो कहते हैं तो बिल्कुल। तो वो शुगर ना लें आप, बिल्कुल भी, वो भी ठीक है। शुगर ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत शुगर हर पदार्थ में है, तो शुगर को आपको वैसे ही मिल जाएगी। अगर आप चीनी ना खाएं, और अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो शक्कर है, गुड़ है, बूरा है, ये जो नेचुरल चीजें ज्यादा अच्छी हैं, ऐसा माना जाता है। जी, और कोई पूछना चाहे तो पूछ ले क्वेश्चन डॉक्टर। कोई भी अगर सवाल आपने पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए भी। जी प्लीज, लेकिन एक एक करके पूछें। जी किरण जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी सर मिल गया मुझे। और जैसे सर ने बोला कि मॉनिटर करें मॉर्निंग में, तो मैं अभी टैबलेट लेती हूँ, मेरा 90 के आसपास रहता है मॉर्निंग का। बहुत बढ़िया है। और 90 जो 100 भी चला जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, कोई बहुत अच्छा। सर पर मैं वो टैबलेट ले रही हूँ, रेक्लिमेट। आप ऐसा कीजिए ना, आप रोज एक लेती हैं? एक सर। आप एक दिन छोड़ के एक दिन लेके देखिए और फिर ब्लड शुगर मॉनिटर कीजिए, ठीक है? अगर फिर भी आपका 90-100 ही रहता है तो फिर आप 2 दिन छोड़ के देखिए। इस तरह से आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, पर आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इस छोड़ने से कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और अगर आपको लगता है कि छोड़ के भी नहीं बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया। सर आपके हिसाब से मॉर्निंग का ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते कि जो आफ्टर लंच या वो लेती हूँ? जी मेरे हिसाब से नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से मॉर्निंग का ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। हालांकि ब्लड शुगर का आना दोनों की सोर्स अलग अलग है। मॉर्निंग का जो ब्लड शुगर होता है वो लिवर के थ्रू आ रहा होता है, और जो खाना खाने के बाद होता है वो खाने में जो शुगर है उसके थ्रू आता है। तो दोनों के सोर्स अलग हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में ये देखा गया है कि जो फास्टिंग है ज्यादा एक्यूरेट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ HbA1c भी आप करा सकती हैं। HbA1c भी बहुत अच्छा एक मापदंड है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है जी। वो मेरा 5.6 जैसे अभी आया, जस्ट अभी कल परसों। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है। टैबलेट लेके आया सर, वही वो थोड़ा सा मुझे टैबलेट एक्चुअली छोड़ने की मैं सोचती हूँ कि मैं इसको हटाऊं, तो मेरा ये था कि मैंने बताया ना आपको, आप एक दिन छोड़ के एक दिन लेके देखें, फिर देखें। नॉर्मल रहता है तो 2 दिन छोड़ के देखें, फिर देखें, 3 दिन छोड़ के देखें, फिर हफ्ते भर के लिए छोड़ दें। इस तरह से करना पड़ेगा। मैं यदि उसको छोड़ती हूँ और मेरा 100 के आसपास जैसे आता है, 105 आ जाए,
बहुत बढ़िया जी सर, सही बिल्कुल मैं है। देखती हूँ सर। थैंक जी यू जी सर। नो जी। प्रॉब्लम जी। और बताइए किसी और का कोई सवाल? एक रक्षी जी किसी ने बच्चे के बारे में पूछा था, इसको याद आ रहा है मुझे कि मेरे बच्चे का कुछ सवाल था ऐसा, शायद कुछ ध्यान है मुझे। किसी ने, देखती हूँ एक मिनट मैं आपको। सर ये था उसमें कि अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो क्या बच्चों हाँ को भी डायबिटीज हो सकती है क्या? हाँ अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज का जेनेटिक बेसिस होता है, तो जिन माँ बाप को है बच्चे को खतरा कई गुना ज्यादा रहता है नॉर्मल बच्चों से, ये बात सच है। और सर तो किसी ने उसमें ये भी घबराने की बात नहीं है, उसमें ये है कि आप अगर आपको डायबिटीज बच्चे को आप पहले से ही उसमें नियम से सोने की, अच्छे से खाने की, अच्छा खाना खाने की और एक्सरसाइज की आदत पहले से डाल दें तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसी ने ये भी पूछा था कि शुगर, आलू और मीठा इन सबको कितने इंटरवल्स पे खाना चाहिए या एकदम छोड़ देना है, मतलब डाइट क्या रहेगी एक डायबिटिक पेशेंट की? वही मैं आपको बता रहा था पहले भी, ऐसे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है अदर देन सिंपल शुगर्स जो मैंने बताया, या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे कि आलू है, व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट राइस है, इनको आप छोड़ सकते हैं। व्हाइट की जगह ब्राउन राइस लेना शुरू कर दें जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्रा और कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। और व्हाइट राइस को अगर हम मार निकाल के खाएं तो डॉक्टर धीरज वो क्या सही रहता है? जैसे लोग कहते हैं कि उसका स्टार्च नहीं निकाल लो, नहीं, डायबिटीज पेशेंट खा वो सकते हैं। उससे उससे देखिए, हर चीज को ना आप डायबिटीज के मापदंड पे नहीं तोल सकती। न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कोई चीज होती है ना। यस 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 आपने शुगर तो कम कर ली लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म कर दी बिल्कुल उसकी, तो फिर वो खाना बेकार सही है आपके एक तरीके से। हाँ ठीक है डॉक्टर। जी 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 निशा जी कुछ पूछना है आपको? सर एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी, पर जी। मुझे अब तो नहीं डिक्लेयर हुआ है कि डायबिटीज है, पर जब मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने वहां पे अपनी डायबिटीज चेक करी तो वो 4.6 आया था, तो क्या वो बिगनिंग है? 4.6 का HbA1c? यस सर। वो तो बहुत कम है। वो तो बहुत कम है। तो सर मतलब कम है, मतलब कि एक्चुअली फिर डायबिटीज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, उस क्राइटेरिया है ही नहीं। आप तो प्री डायबिटिक भी नहीं है, डायबिटीज छोड़ दिए, आपको प्री डायबिटीज भी नहीं है। सर मुझे यही टेंशन हमेशा रहती है कि मेरे दोनों ही पेरेंट, मतलब पूरी फैमिली, मतलब देखिए चाचा मामा, मैंने आपसे क्या कहा था, स्ट्रेस जी से डायबिटीज हो सर, जाएगी। मुझे आप स्ट्रेस ना लें। है और मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत ऐसी है कि नींद ऊपर नीचे, कभी सवेरे 4 बजे सो रही हूँ, कभी रात को 1 बज रहे हैं, मतलब काम शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता है, तो मुझे बहुत टेंशन सी कभी कभी रहती है। अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया है कि बहुत है अच्छा कि किया, नहीं, होगी बहुत कि अच्छा नहीं किया। आप बिल्कुल ना सोचें, आप रिलैक्स करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। जैसे योगासन के बाद ना, योगासन खत्म करने के बाद पता नहीं आप लोग, जैसे अब सर आपको एक्सपर्ट हैं, शवासन करने के बाद मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर। लेट गो ऑफ थिंग्स। सैटरडे को मेडिटेशन भी होता है हमारे यहाँ। हाँ तो थोड़ा मेडिटेट करें और ये सोचें कि ये सब सोच वोच की चीजें, इससे कुछ होगा नहीं और मेरी तबीयत और खराब होगी, तो आप उसको छोड़ के देखें, फिर आप हाँ देखना और भी आपका बढ़िया हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं बिल्कुल। हाँ सर, लेकिन वही है, इंडिया के टाइमिंग्स और यहाँ हमारे यहाँ के टाइमिंग्स बड़े डिफरेंट है, तो जरा क्लासेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो आप सीख लीजिए, फिर अपना टाइम पे कीजिए, अपने आप करना शुरू कीजिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। देयर इज नो इजी वे आउट फॉर एवरीथिंग। थोड़ा आपको मोटिवेट होकर मेहनत करके करना पड़ेगा, लेकिन इट्स वेरी डूएबल, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉसिबल है ना। और आपका ठीक, आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बिल्कुल ठीक है ब्लड शुगर इस टाइम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी ये जो सर ने जेनेटिक को लेके बात कही है ना, मैं उस पर एक बात जी कहना चाहूंगा। जी निशा जी जी वाली बात से कहना चाहूंगा, जो पेरेंट्स को है और बच्चों को नहीं है, या बच्चों को चांसेस हैं अब होने के, जो निशा जी वाली बात है उसी पे कहना चाहूंगा कि एक तो हमने ये लगा लिया कि हमको डायबिटीज होना है, फिक्स है। अगर जेनेटिक है तो ये हम मान के चले हमको होगा। अब ये हमारी मर्जी है कि हमें 30 साल में हो जाए या हमें 80 साल में हो जाए। मैं थोड़ा सा सर आपको इसमें वो करूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है हाँ, कि हो, जरूरी नहीं है, रिस्क ज्यादा है। लेकिन जैसे ये ना, है कि हमको उसकी एक मैं तैयारी करनी पड़ेगी। बड़ी खराब एग्जांपल देता हूँ पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। सिगरेट पीने से लंग कैंसर के रिस्क बढ़ता है, सब जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कोई सिगरेट पीता हो तो लंग कैंसर हो ही जाए, खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट्स डायबिटिक थे, बच्चा को डायबिटिक हुई नहीं,
लेकिन खतरा है, तो इसलिए उस खतरा बच्चे है। को प्रिकॉशन शुरू में लेके चलनी चाहिए, शुरू से ही। Precaution। एक्सरसाइज और बिल्कुल। डाइट, 2 चीजें बस, एक्सरसाइज और डाइट, और स्ट्रेस कम करके। तो जो आप करा रहे हैं सर, वो तो आप बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं इनके साथ जो है बच्चों इनका। ये कर रहे हैं सब लोग। जी, ये सारा ग्रुप योगा वालों का ही है। बहुत बढ़िया। और कोई सवाल हो तो बताइए। कोई सवाल किसी का? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कोई सवाल नहीं है किसी का? चलिए, सर ने तो इतना बहुत अच्छी अच्छा बात। समझाया है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमारा कोई सवाल नहीं है सच्ची में। जी जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक बहुत यू ही सो सरल मच। शब्दों में informative session. जी जी। तो आगे भी अगर किसी भी और बीमारी के बारे में आप डिस्कशन करना चाहें तो मैं खुशी खुशी हाजिर हो जाऊंगा। तो मतलब कोई भी आपको कोई और बीमारी के बारे में इस तरह का सिंपल उसमें जानना हो मेडिकल धीरज सर, हम आपको वैसे भी थोड़े नहीं परेशान आपको करते रहेंगे, चाहे आप कहीं भी रहें। ठीक है? जी जी बारे में तो तभी परेशान तो जरूर हम आपको करते रहेंगे। जी हाँ। जी जी उषा जी, माइग्रेन या मतलब जो हेडेक होता है उसके बारे में तभी जरूर डिस्कस करिएगा। जरूर जरूर, पक्का पक्का। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये वही बात। बाकी आप सबसे पहले तो सर ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए सर आपका। और आगे भी हम इस तरह की जो नॉलेज वाली चीजें हम आपसे लेते रहेंगे। आपका जो ज्ञान है उसको अपने ज्ञान से जोड़ेंगे और हम भी ज्ञान की प्राप्ति करते रहेंगे। और समय समय पर आप हमें गाइड करते रहें। और बाकी जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया आज, देखिए लाइव सेशन को ज्वाइन करने का अपना मजा है। ये सेशन बिल्कुल, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड आप सुन नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। जी जी वो जी, कंसंट्रेशन नहीं होता। ठीक है? सही बात। जी जी तो आप इस चीज पे ध्यान दें। बाकी अगर जी। किसी का अभी भी कुछ सवाल है, कोई जहन में आया है आपके, तो आप अभी भी आपके पास हैं 2-3 मिनट, आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, पहले तो बहुत सारे हम क्वेश्चंस लेकर बैठे हुए थे, पर सर की बातों से हमारी सारी क्लियरिटी हो गई है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा जो पूछें, बहुत बढ़िया। क्योंकि तो लग रहा था यही पूछेंगे ये भी पूछेंगे, पर सब कुछ क्लियर हो गया है। थैंक बहुत यू, अच्छी बात। आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे से हमें सारी चीज समझ आया है। थैंक यू बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक चीज और बता दीजिए। Sir, आपका बहुत thank you for having organized all this. थैंक यू, माय धन्यवाद प्लेजर, सर, धन्यवाद। माय प्लेजर। सर एक चीज और, थैंक यू सर। निशा जी पूछिए पूछिए। सर एक बात बताइए, क्या जैसे अभी आपने बताया कि जो उसके उसमें मतलब कि जो टॉयलेट आता है वो भी एक सिम्टम है, लेकिन जी। अगर ठंड की वजह से बहुत ज्यादा आपको टॉयलेट जाना पड़ता है तो इट कुड बी द रीजन। बिल्कुल, देखिए डायूरेसिस एक फाइंडिंग है डायबिटीज में। ये कहना कि डायूरेसिस सिर्फ डायबिटीज की वजह से गलत है ना। ठंड की वजह से भी हो सकता है, कोई ब्लैडर इरिटेशन की वजह से हो सकता है, यूटीआई की वजह से हो सकता है। तो वो सब चीज साथ देखनी पड़ेगी। खाली टॉयलेट ज्यादा जाना नहीं, उसके साथ प्यास भी ज्यादा लगे, उसके साथ भूख भी ज्यादा लगे, उसके साथ जो है वुंड हीलिंग भी डिले हो रही हो, है ना, घाव देर से भर रहे, सब चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। एक चीज को लेके नहीं चल सकते आप। ठीक है ना? क्योंकि जी, सर जी। हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है तो उसकी वजह से रात के समय बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कोई तब- बात नहीं, एक सिम्टम है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लियरिंग ऑल अच्छा दिस जी। माय जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रक्षित जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग धीरज दिस। सर, आपका थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू खुश सर सर। का बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। थैंक यू जी। आगे मैं आपको थैंक यू डॉक्टर साहब। इनवाइट करते रहेंगे और आप अपना समय जरूर निकालिएगा। जरूर जरूर, और रक्षण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब के पीछे जो है रक्षण जी का बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल है। कि रक्षण जी के द्वारा ही जो ये सब हो पाया है। जी जी तो जी, बिल्कुल। रक्षण जी का और संध्या जी का इसके पीछे जो है बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू रक्षण जी। वेलकम। सर मेरे क्वेश्चन है सर। आप हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नंदिता जी बोलिए बोलिए। डॉक्टर नंदिता जी जी। 1 मिनट। कंजम्पशन मैं क्या है? ये शुगर लाइट मैम के पास है शुगर लाइट, शुगर और शुगर फ्री। फ्री। देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके आप कंपोनेंट्स पढ़िए, और इसमें अगर कोई भी आपको केमिकल्स दिखते हैं जैसे एस्पार्टेम है या एस्पार्टेट इसकी कोई चीज है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है? और अगर ये नेचुरल सोर्सेज से बना है बिल्कुल, तो लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इसमें केमिकल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको आप अवॉइड कीजिए। मैं इतना ही कहूंगा बस। ठीक है? जैसे धीरज जी एक स्टीविया चला है, स्टीविया तो प्लांट बेस्ड है ना, शुगर अगर लेने के लिए स्टीविया प्लांट बेस्ड है डेफिनेटली, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि शुगर कोई खराब चीज नहीं है अपने आप में। अगर आप सीवियर डायबिटिक नहीं है तो शुगर की जरूरत भी है। तो अगर आप शक्कर या गुड़ फॉर्म में ले सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है हाँ उसमें। वो तो बेस्ट है ही। जी ठीक है। सर लाइक कितना शुगर इज गुड ओके फॉर अ डे, लाइक 2 टीस्पून कुछ?
हाँ, देखिए अगेन है ना, हर एक बॉडी की शुगर प्रोसेस करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए आप किसी भी साइंटिफिक फिगर में सॉल्ट के लिए तो है 5 ग्राम, पर शुगर के लिए नहीं है। तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि मतलब आप कितने शुगर के बाद आपका ब्लड शुगर जो है वो शूट करता है। लेकिन आप जितनी मात्रा लिमिट कर सकें, क्योंकि मैंने बताया ना शुगर आपको और सोर्सेस से मिलता है, तो अगर आप 2 टीस्पून तक लिमिट कर सकें, 1.5 स्पून लिमिट कर सकें, तो जितना लिमिट कर सकें उतना अच्छा है। जी, Thank you, Dheeraj. Thank you so much. It was a अच्छा pleasure जी, थैंक यू listening to वेरी you. मच, धन्यवाद धन्यवाद Pleasure was बहुत बहुत mine. धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद sir. शुक्रिया। धन्यवाद Thank you, sir. Thank you, Dheeraj. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, See sir. धन्यवाद Thank you, dear sir. Thank you, sir. Thank you, doctor. थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद जी धन्यवाद सर नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार जी किरण जी नमस्कार थैंक यू सर। धन्यवाद Thank you, sir. बहुत ही इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप था. It's really good. हाँ जी निधि जी सर, हम तो अगला कोशिश यही कर topic- रहे हैं कि आगे भी उनको अगला इनवाइट topic- करते रहें और आप लोग समय समय पे ज्वाइन करते रहें और देखते रहें कि क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में किस किस तरह से चेंजेस देखिए बताए गए हैं और उसको किस तरह से एलोपैथी के साथ जोड़ के सर ने बताया। ये बहुत अच्छी कला है। नहीं, बहुत आसान शब्दों में सारी समझाया, चीजें. बहुत- सर आप Like eye opening. करेंगे सर? मैं रिकॉर्डिंग करूंगा नंदिता जी, अभी मैं ऑन कर देता हूँ। सर ठीक हो है। रही है रिकॉर्डिंग तो। अच्छा हो रही है? हाँ, हाँ फिर ठीक है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चलिए फिर मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। बंद कर Thank दीजिए। you. Thank you, Rakshan. सर वहाँ पे